स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लास्ट एक दो सवाल है, उसके बाद चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड्स पे। कुछ स्टैंडर्ड्स करने के बाद फिर हम इनके पास्ट पेपर्स पे आएंगे जो कंबाइंड पास्ट पेपर होते हैं। अभी तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे। सवाल है, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एएल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव प्लान फ्रॉम 1 जनवरी 2021 टिल 31 दिसंबर 2023। जर्नल एंट्री फॉर डिस्पोजल ऑफ प्लांट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कि जो प्लांट बेचेंगे उसकी एंट्री नहीं चाहिए, उसके अलावा सारी एंट्रीज जो हैं वो आपने पास करनी है। कहता जी अदील लिमिटेड imported and installed a plant at a total cost of rupees 250 million on 1 जनवरी 2021। उसने प्लांट इंपोर्ट किया था, क्या कॉस्ट थी उसकी? 250 मिलियन थी और उसकी यूज़फुल लाइफ कितनी है? 3 साल है। द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द प्लांट एट द एंड ऑफ यूज़फुल लाइफ हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट रुपीज़ 128 मिलियन। Based on this, AL has correctly determined the depreciation rate of 20% under reducing balance method that it uses for depreciating plant and machineries. ये इसने हमें बता दिया। फिर on same date, AL received a grant of rupees 60 million toward this plant. It reasonably certain that AL will comply with the condition of this grant. AL has policy to present the grant separately in its financial statement. उसने ग्रांट को क्या करना है? सेपरेटली लेके चलना है। अगर ना बताता तो हम अजम्पशन ले लेते। वो जो मेथड बताएगा हमने उस तरह ही प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये ग्रांट एसेट रिलेटेड है। यहाँ तो आप इसको एसेट की कॉस्ट से लेस करवा दो, यहाँ से क्या कर दो, आप सेपरेटली प्रेजेंट कर दो। तो इसकी एंट्रीज जो हैं वो हमने पास करनी है। गॉट इट? पढ़ लें फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जी, एंट्रीज पास करते हैं। पहली एंट्री जब हमने प्लांट को लिया था तब हम एंट्री पास करते हैं। डैट वाज ऑन 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी 2021 प्लांट हमारा क्या हुआ? डेबिट 250 मिलियन से, और बैंक हमारा क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो हम यहाँ पे कर देंगे प्लांट डेबिट हुआ 250 मिलियन से, और बैंक जो है वो मेरा क्या हो गया? 250 मिलियन से क्रेडिट हो गया। और सेम डेट पे ग्रांट मिली 60 मिलियन की। हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे 1 जनवरी 21 को बैंक डेबिट कितने से? 60 की है, और डेफर्ड ग्रांट, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगी आपकी? 60 मिलियन से क्रेडिट। अब आ जाएगा हमारे पास 31 दिसंबर 2021, जिस पे हमने क्या करनी है? डेप्रिसिएशन वगैरह रिकॉर्ड करनी है। ठीक है। अब मेथड कौन सा है? कौन सा मेथड है? मेथड कौन सा है डेप्रिसिएशन का? WDV मेथड पे हमें पता है पहले साल डिप्रेशन ज़्यादा होगी, अगले साल कम, और उससे अगले साल क्या होगी? कम होगी। ज़रा हम यहाँ पे चलते हैं वापस। इसको ज़रा रीड करें। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट पे क्या उसने लिखा हुआ है, उसका अंग्रेज़ी क्या है, रीड करें। उसका रिकग्निशन टाइम क्या है?
दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है दीज आर यूजुअली रिकग्नाइज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड। क्या लिखा हुआ है? ओवर द पीरियड। अब ओवर द पीरियड का मतलब है कि भाई जो एसेट की लाइफ है उस पर। अगली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इन द प्रोपोर्शंस इन विच डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन दोज एसेट इन रिकग्नाइज। इसका मतलब ये है कि जिस परसेंटेज में आप डेप्रिशिएट करते हो उसी परसेंटेज में ग्रांट को भी क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। बात समझ लगी? अब हमने जब जितने भी सवाल किए थे वो थे हमारे स्ट्रेट लाइन मेथड के। जी हमने कहा 5 साल पर रिकॉर्ड करनी है, कर दी। और 5 पे जब डिवाइड कर रहे हर साल 20% ही आ रही थी ना, उस पर कोई डिफरेंस हो रहा था? नहीं। लेकिन जहाँ पे WDV मेथड है वहाँ पे पहले साल डेप्रिसिएशन कुछ और होगी, फिर कुछ और होगी, फिर क्या होगी? कुछ और होगी। अब हमने उसने कहा है क्लियरली, अभी आपने जो क्राइटेरिया वो पढ़ा है वो क्या कहता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये वर्ड इस्तेमाल किया है। ये वर्डिंग किताब की नहीं, ये वर्डिंग स्टैंडर्ड की है जो हम IAS 20 पढ़ रहे हैं। स्टैंडर्ड ने कहा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करना है? आपने इसको रिकॉर्ड करना है। कितने साल का टाइम है? 3 साल। ये समझ लग गई। फिर उसने कहा है जिस प्रपोर्शन में डेप्रिशिएट करोगे उस प्रपोर्शन में रिकॉर्ड करना है। तो स्ट्रेट लाइन तो बड़ा सिंपल था, हर साल फिक्स थी, इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। इसमें क्या है? हर साल वेरिएबल हो रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ये वर्किंग टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे? वर्किंग टेबल बनाएंगे। और ये सबसे पहले आपने क्या करना है? आपने अपना वर्किंग टेबल बना देना है। 3 साल है तो लिख लो जी ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पहले आप निकालोगे डेप्रिसिएशन। क्या निकालोगे? डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? तो आपके पास एसेट 250 मिलियन का था, 20% रेट है, तो 250 का आपने 20% लिया, आपके पास जवाब आ गई क्या बनी? 50 मिलियन जो है वो इस साल के डेप्रिसिएशन आई। डन हो गया। अब जब अगले साल की निकालनी थी बुक वैल्यू पे, तो कॉस्ट कितनी थी? 250। इसमें से आपने लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस की तो कितनी बुक वैल्यू आई? 200। इसका 20% लिया तो आपके पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई। अब थर्ड ईयर के तो ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी थी? 200। 40 डेप्रिसिएशन लेस की लास्ट ईयर की तो कितनी आई आपके पास? 160। इसका 20% लिया तो आपके पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है। तो आप इसको दोनों वे से कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं, कॉस्ट में से लेस करवा के डेप्रिसिएशन, या इस तरह भी कर सकते हैं पहले साल मल्टीप्लाई के 20% से आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। नेक्स्ट ईयर जो है डेप्रिसिएशन को ही आप 80% से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा। शॉर्टकट स्मार्ट वर्किंग है। अगर नहीं तो आप इस तरह निकाल लें, हर साल WDV निकालें, रेट निकालें, आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। तो तीनों साल की डेप्रिसिएशन जो है वो आपने क्या कर ली? जमा कर ली। क्लियर है? फिर अगला कॉलम बनाएंगे ग्रांट इनकम का, और यहाँ पे जाके आपने सम लिख देना है कि आपको टोटल ग्रांट कितनी मिली थी? 60 मिलियन की। क्लियर है? अब आपने देखना है ग्रांट इनकम कितनी रिकॉग्नाइज करनी है। कैसे करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है। आपने क्या करना है? इस 60 को, टोटल ग्रांट जो थी 3 सालों को, उसको डिवाइड करना है टोटल डेप्रिसिएशन से और मल्टीप्लाई करना है करंट ईयर के साथ। तो आपके पास जवाब आ जाएगा पहले साल की ग्रांट इतनी बननी चाहिए। अगले साल भी करेंगे, 60 को डिवाइड किया 122 से, मल्टीप्लाई किया 40 से, आपके पास जवाब आ जाएगा। और थर्ड ईयर भी 60 को डिवाइड किया 122 से, 32 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास जवाब आ जाएगा। अब ये जो हमने ग्रांट को रिकॉर्ड किया है ये उसी प्रपोर्शन में, उसी परसेंटेज में हमने रिकॉर्ड की है जिस परसेंटेज में हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो देखिए पहले साल से डेप्रिसिएशन 50, फिर हुई 40, फिर हुई 32, ग्रांट पहले साल कितनी? 24.59, फिर 19.67, फिर क्या हुई? 15.74। अगर आप इनकी परसेंटेज निकालेंगे, ये भी परसेंटेज जो है वो क्या होगी? सेम होगी। तो ये आपको एक वर्किंग टेबल जो है वो क्या करेगा? बनाना पड़ेगा। बड़ा आसान है। देख लें एसेट की लाइफ कितनी है? 3 है, 5 है, साल लिखे, डेप्रिसिएशन निकाल के टोटल लिख दिया, और यहाँ पे जो ग्रांट रिकॉर्ड करनी है उसका भी टोटल लिख दिया। तो ग्रांट के टोटल को इस पर डिवाइड करोगे, जो साल के डेप्रिसिएशन होगी उससे मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या आ जाएगी? आपके पास ग्रांट आ जाएगी कितनी आपने रिकॉर्ड करनी है। ये क्लियर है? निकाल ली। अब आप क्या करेंगे? अब आप डेप्रिसिएशन पास कर लेंगे। 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन 50 आई थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 50 से,
और जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और ग्रांट भी आपने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली थी 24.59, तो 24.59 से डेफर्ड ग्रांट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगले साल का डेप्रिसिएशन देखेंगे तो 40 आई थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40 से डेबिट हुआ और एक्यूमुलेटेड जो है 40 से क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट जो है 19.67 से डेबिट हुई और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हुआ, 19.67 से क्रेडिट हो गया। फिर डेप्रिसिएशन अगले साल की 32 आई, आपने वो रिकॉर्ड कर ली और ग्रांट भी आपने रिकॉर्ड कर ली। तो इस तरह से हम जहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा हम उसको लेकर चल रहे होंगे। क्लियर है? आपको इस मेथड का कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा पास्ट पेपर के लिए। सो इसको समझना है, दिस इज़ द टेबल जो आपने बनाना है, इसको लेके चलना है, इसको नोट करना है, जल्दी से नोट कर लें, फिर हम अगला एक और सवाल करें और चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाए। क्लियर है? क्लियर है ये? अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। रीड दिस क्वेश्चन। अब ये सेकंड मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं। इसको ज़रा हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। तो सेम सवाल है जो भी हमने पढ़ा है, वही आपने एसेट लिया है, सारा कुछ सेम है, बट इसमें मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, हमारा चेंज है। अब हमने इसको यहाँ पे देखना है किस तरह लेके चलेंगे और किस तरह लेकर नहीं चलेंगे, उसको हमने यहाँ पर देखना है। सवाल एक दफ़ा रीड कर लें, फिर इसके टेबल में और उसके टेबल में हम डिफ्रेंशिएशन जो है वो करेंगे, कैसे होती है और किस तरह से हम उसको लेकर चल रहे होते हैं। इसका मंडे को टेस्ट ले लूँ? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे लेंगे। 2 स्टैंडर्ड मिक्स करेंगे, अगला स्टैंडर्ड आसान होगा वो भी मिक्स कर देंगे। मंडे को हमने चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डैट विल बी IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फिर गवर्नमेंट ग्रांट और प्रॉपर्टी का टेस्ट इकट्ठा ले लेंगे, वो भी छोटा स्टैंडर्ड है, लेकिन ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो हर हालत में आने हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स यू कैन से डैट अप टू 8 मार्क्स के हैं, 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। अब ये जो छोटे स्टैंडर्ड्स हैं ना हमारे पास, ये कुल मिलाकर 7 से 8 हैं, और इन 7 से 8 स्टैंडर्ड में से ऑन एवरेज 6 नंबर आने हैं, 8 नंबर आने हैं। चलिए आप 8 लगा लें, तो 8 चैप्टर्स हैं, 8 नंबर हैं, 64 मार्क्स का पेपर सिर्फ इन छोटे स्टैंडर्ड से बनना है। इन 64 मार्क्स से 40 भी निकाल लो ना, पेपर पास हो जाता है। अब प्रॉब्लम पता है क्या होता है, इसका बिल्कुल उलट होता है। बच्चों के ये वीक होते हैं, हम टाइम लगाते हैं बड़े चैप्टर्स पे, और ये 16 पे 1.5 माह लगा देंगे। कैश फ्लो पे टाइम लगा देंगे, बड़े चैप्टर्स हैं, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने 3 लॉन्ग आने हैं,
60 नंबर के आने, बट उन 60 नंबर के 3 लॉन्ग क्वेश्चंस में या 40 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस में भी इनकी एडजस्टमेंट शामिल होगी। मतलब जो एक सवाल है IAS 16 का, जो बड़ा सवाल आता है, उसमें कोई ना कोई एडजस्टमेंट 3 से 4 नंबर ग्रांट्स की होगी, बोरिंग कॉस्ट की होगी, इम्पेयरमेंट की होगी या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की होगी, तो वहाँ पे भी यही इन्वॉल्व होने हैं। अगर आपको ये अच्छे हैं ना, अगर पेपर पास है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये छोटे छोटे हैं, अगर ये अच्छी तरह तैयार हो गए हैं, कंसेप्चुअली समझ आ गया, पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। गॉट इट? इसे तो रीड कर लें, फिर इसे सॉल्व करें। अब देखिए सेम तरीका है, टेबल इसमें भी सेम बनना है। अगर आपने जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिखी है, जो लास्ट क्वेश्चन में टेबल बनाया था, अगर आप ये देखें, ये वाला टेबल, ये टेबल और ये टेबल यहाँ तक बिल्कुल सेम है। मतलब अगर आपका बेशक एसेट की कॉस्ट में से लेस ही क्यों नहीं करवा रहे, जब वर्किंग बनाओगे वो सेम ही है। अगर आप इस कॉलम को भी भूल जाएं, ये वाला, तो भाई वही आपके पास 3 साल आए, 3 साल की आपने डेप्रिसिएशन निकाली, आपने टोटल ग्रांट लिखी, ग्रांट को इस पर डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, आपने 3 साल से क्या कर ली, ग्रांट की एलोकेशन कर ली। हो गया? क्लियर है? यहाँ तक सेम है, कोई तब्दीली नहीं। बस आपने क्या करना है, अगर आपको ग्रांट मिली है और आप उसको एसेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर रहे हैं, तो आपने ये बस ये एक्स्ट्रा एक कॉलम बनाना है। ये एक्स्ट्रा कॉलम में आपने बेसिकली करना क्या है, आपने रिड्यूस डेप्रिसिएशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखें, आप इसको कह दें A, इसको कह दें B, ये क्या होगा, A माइनस B, क्या होगा, A माइनस B। देखें, ये वो मेथड था जिसमें हम क्या करते हैं, हमें ग्रांट मिली, हमने बैंक डेबिट किया, एसेट क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। जब एसेट था पहले फॉर एग्जांपल कितने का, 250 मिलियन का, हमें ग्रांट मिली 60 की, जब हमने 250 में से 60 लेस कर दिए, अब एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 190 हो जाएगी। तो 250 पे अगर मैं 20% रेट लगाता तो डेप्रिसिएशन 50 आनी थी। 190 के ऊपर अगर मैं 20% रेट लगाऊं, क्या डेप्रिसिएशन आएगी? तो डेप्रिसिएशन क्या होगी, कम होगी। तो अगर हम इसको इस तरह करेंगे ना कि जी हमने देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड बड़ा सिंपल था। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में आपने ग्रांट को कॉस्ट लेस किया, कैरिंग वैल्यू आई, डिवाइड किया, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। बिकॉज उसमें लाइफ भी सिंपल थी, डेप्रिसिएशन का रेट भी सिंपल था, स्ट्रेट था, हर साल वही आनी चाहिए थी, इसलिए वो सेम थी। इसमें चूंकि रेट चेंज होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, आपने वही करना है, डेप्रिसिएशन, ग्रांट इनकम और A माइनस B करेंगे तो आपके पास आ जाएगी रिड्यूस डेप्रिसिएशन। ये जो रिड्यूस डेप्रिसिएशन होगी ना, बेसिकली डैट इज़ योर ग्रांट, और इसको आप क्या करेंगे, फिर अपने डेप्रिसिएशन का पार्ट बना रहे होंगे। समझ लगी इसकी? किसी को इसकी समझ ना आई हो तो मुझे बताएं। तो अब हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो रही होगी। कौन सा कॉलम है, आखिरी वाला कॉलम जो है वो लेके चलेंगे। तो देखा जाए, ग्रांट मेरे कितनी मिली थी, 122 की। अब टोटल देखिएगा ज़रा, टोटल मेरी कितनी बनी डेप्रिसिएशन, 122 की। इसमें से ग्रांट कितनी मिली मुझे, 60 की। तो असूल है एसेट की कॉस्ट में से ग्रांट को लेस करवाओ। तो टोटल डेप्रिसिएशन में से ग्रांट लेस करवाई तो कितनी आई, 62 ही आई है। तो हमने उसी असूल के मुताबिक क्या किया है, इसको रिकग्नाइज किया है। तो जस्ट अगर इसको सम करें, आपका मेथड है डेप्रिसिएशन का कौन सा, WDV का, तो आप वर्किंग बनाएंगे। अब उसमें अगर आपका एसेट जो है उसको आप एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा रहे हैं, तो ये एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे A माइनस B का। अगर एसेट की कॉस्ट से लेस नहीं करवा रहे, अदर इनकम पे लेके चल रहे हैं, तो फिर सिर्फ यहाँ तक ही रोकेंगे और आपका जवाब जो है वो आ जाएगा। इसमें कोई सवाल है तो मुझे बताएं। तो यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो ख़त्म होता है। ये चैप्टर था हमारा जिसको हमने क्या किया, वाइंड अप कर दिया है। इसका मेरे ख्याल से डिस्क्लोजर जो है वो हमने नहीं किया था। हमें इसका रिपेमेंट सारी हमारी होगी थी और रिपेमेंट ऑफ ग्रांट इनकम सारा कुछ कर लिया, डिस्क्लोजर हमने नहीं किया था। डिस्क्लोजर इसका सिर्फ थ्योरेटिकल है,
इसका डिस्क्लोजर जो है सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकली नहीं आता। अब डिस्क्लोजर में दो चीज़ें हैं जो आपने बतानी है, एक है पॉलिसीज़ का डिस्क्लोजर, एक है एक डिस्क्लोजर है असिस्टेंस का, एक है ग्रांट्स का। तो ये जो उसने अंग्रेज़ी में बातें लिखी हैं ये आपने बतानी है। पहला है अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्टेड फॉर गवर्नमेंट ग्रांट इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन अडॉप्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आप बता देंगे फॉर एग्जांपल जी हमें ग्रांट मिली है रिलेटेड टू एसेट, ये ग्रांट है। पॉलिसी है जी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, दो तरीके ना हमारे पास, हाँ आपने कह दीजिए हम इसको एसेट की कॉस्ट में से लेस करवा देंगे और इस तरह ही हम इसको प्रेजेंट करेंगे। आपने खुद डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद आपने क्या कर दिया, लेकिन बता दिया अंग्रेज़ी में लिख के, टेक्स्ट में लिख के, या आपने कह दिया जी हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली है लेकिन हमने जो पॉलिसी अडॉप्ट की है प्रेजेंटेशन की वो ये है कि हम इसको अदर इनकम में लेके जाएंगे, हम इसको डेफर्ड ग्रांट में लेके जाएंगे। ये जो अंग्रेज़ी में लिखना है आपने, ये बात कहाँ लिखनी है आपने, अंग्रेज़ी मेरी रुपीज़ दिस मिलियन ऑफ ग्रांट हैज़ बिन रिसीव्ड एंड वी ऑप्टेड फॉर द मेथड टू प्रेजेंट इट एज अ डेफर्ड ग्रांट, ये लिखना होगा आपने। सेकेंडली फिर नेचर क्या थी ग्रांट की, जी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, एसेट है, पैसे मिले हैं, लैंड मिला, जो है एक्सटेंड क्या है, कितनी आपने रिकॉर्ड कर ली है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फॉर एग्जांपल आपको ग्रांट मिली 100 रुपये की, आप कह देंगे जी 40 तक की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड हो गई है, 60 ये क्या है, डेफर्ड है। फिर जो कंडीशंस लगाई हुई थी, जितनी भी कंडीशंस होगी कंटीजेंसीज, वो भी क्या करेंगे आप रिपोर्ट करेंगे, लिख के देंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट असिस्टेंस के बारे में बताएंगे। अब ये देखिए ग्रांट ये है, इसकी वैल्यू है, असिस्टेंस की कोई वैल्यू नहीं है, तो असिस्टेंस के बारे में भी आप क्या करेंगे, बताएंगे। और वो क्या होगा असिस्टेंस के बारे में, सिंपल सी बात है कि भाई मुझे गवर्नमेंट से ये मशवरा मिला था, गवर्नमेंट के मशवरे के मुताबिक मैंने ये काम कर लिया था, दैट्स इट, सिंपल सा, क्लियर है ये। तो ये है सिर्फ आपका डिस्क्लोजर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है जो आपको करना पड़ेगा। इसके साथ चैप्टर जो है डन होता है। क्लियर। अब आपका एक काम है, वीकेंड है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक लगा हुआ है, उस ड्राइव के लिंक में जाएंगे, iOS 20 मिलेगा जिस पे हैंड रिटन नोट्स भी बने हुए हैं, उसको रीड करके आना है। अब ये चैप्टर इसलिए करवाया है, अब जब मैं नेक्स्ट चैप्टर करूँगा ना उसमें हम कुछ ना कुछ सवाल करेंगे जो ग्रांट्स के होंगे। हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे, वहाँ पे ग्रांट आ जाएगी, हम बोरिंग कॉस्ट करेंगे, वहाँ पे ग्रांट आ जाएगी, इसको हम कैरी करेंगे। तो ख़ास तौर पर अगर मैं सम अप करूँ आज का लेक्चर आज के लेक्चर में ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जहाँ पर WDV हो वो, यस्टरडे जहाँ पे रीपेमेंट सीखी, और उससे पहले जहाँ पे प्रेजेंटेशन सीखी, ये 3 लेक्चर, आज का फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे, ये 3 आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज ये है क्रक्स। और आज का और कल का जो था ये डिफ़िकल्ट चीज़ें थी, ये आ गई, आपका स्टैंडर्ड पूरा हो जाएगा, आपको 8 नंबर पेपर में इसमें से आने ही आने, और ये कन्फर्म आने हैं, ये नहीं कि अगर मैं छोड़ दूँ इसमें से नहीं आएगा, ये 110% कन्फर्म आना है चैप्टर आपको, आप इसको छोड़ नहीं सकते। और इस चैप्टर में बातें यही हैं जो हमने सारी यहाँ पे कंबाइन की हैं, ठीक है। तो इस सैटरडे आपका टेस्ट नहीं है, बट फ्रॉम नेक्स्ट वीक एवरी सैटरडे इज़ अ टेस्ट डे, एवरी सैटरडे इज़ अ टेस्ट डे। और मैं आपको कहता हूँ आपने टेस्ट में डंडी नहीं मारनी, टेस्ट आपने लाजमी देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना आपने। जैसे आप लोगों को लग गया होगा पता क्या आपने कल नई अटैम्प्ट का सिलेबस भी दे रही है, नई स्कीम का सिलेबस। अब सिलेबस आ गया, लेकिन एक चीज़ तो फोर श्योर है, आपके सितंबर की अटैम्प्ट जो है वो इसी पुरानी स्कीम के मुताबिक है, लेकिन नई स्कीम में चेंजेस हैं, साफ सीधी बात है। तो इसलिए बेहतर है जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ये 110% क्लियर होने चाहिए, क्योंकि नई जब किताबें आएंगी, नया सिलेबस ऐड होगा, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल भी चेंज होगा, नए टॉपिक भी होंगे, वट जो भी है। जैसे सिंपल सी बात, अभी आप लोग PRC पढ़ के आए होंगे, ITA में जो एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है चैप्टर नंबर 8 ओवरहेड्स वाला, वो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बदले में पार्टनरशिप अकाउंट ऐड कर दिए। तो कुछ ऐड किए हैं, कुछ लेस किए हैं। R1 में अभी हम 2 चैप्टर पढ़ेंगे एक आधा जाके, वो नई स्कीम में नहीं है, लेकिन उसके बदले में जो ऐड किया उससे मुश्किल है, सिंगल एंट्री ऐड कर दी है, वो मुश्किल है। अभी हम जो पढ़ेंगे चैप्टर R1 में वो पढ़ेंगे जाके करेक्शन ऑफ एरर्स का,
एरर्स रेक्टिफाई करने हैं वो आप लोग पढ़ेंगे R1 में, लेकिन जैसे नई स्कीम आएगी वो चैप्टर चलेगा उठ के PRC में, वो फिर ITA वाले बच्चे पढ़ेंगे बैठ के। तो इसलिए जो जो इस वक्त जो सब्जेक्ट पढ़ रहा है ना वो मेक श्योर करे उसका पास होना चाहिए, ठीक है। और पास कैसे होगा, जब आप टेस्ट देंगे। इसके मैं आपके साथ ना एक असाइनमेंट शेयर करूँगा, वीकेंड पे मुझे मिल गई, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, वो भी आप ट्राई लाजमी कीजिएगा। अली हमज़ा, मुझे आपने याद करवाना है असाइनमेंट का, गवर्नमेंट ग्रांट की, मैं इनसे शेयर करूँगा, उसमें कोई 10 से 12 सवाल होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, वो आप लोगों ने लाजमी करने हैं। छोटे छोटे MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे ताकि थोड़ी सी कंसेप्ट बिल्डिंग जो है वो शुरू हो। टेस्ट इसका नेक्स्ट सैटरडे हम लेंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड साथ मिक्स करके, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।